ओके, सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास की अपने कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इस सिलेक्टिव रिपीट या सिलेक्टिव रिक्वेस्ट को सिलेक्टिव रिपीट या सिलेक्टिव रिजेक्ट को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, द सिलेक्टिव रिपीट इज बेटर इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ कंजम्पशन, क्योंकि वो रीट्रांसमिशन नहीं कर रहा है तो बैंडविड्थ को वेस्ट नहीं कर रहा है जीबीएन की तरह। जीबीएन आपका प्रोटोकॉल जो है बैंडविड्थ को वेस्ट करता है। ठीक है, सो ये जीबीएन का प्रोटोकॉल की वर्किंग भी लिखी हुई है। सो ये आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। However, on the other hand, now we need to maintain a sliding window on the receiver side as well. ठीक है, तो लेकिन अभी सिलेक्टिव रिपीट के अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें स्लाइडिंग विंडो दूसरे एंड पे भी मेंटेन करनी पड़ेगी। द रिसीवर मस्ट कीप ट्रैक ऑफ पैकेट्स, विच पैकेट्स आर received and which packets are missing, since out of order packet is now accepted. सो आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट जो हैं वो एक्सेप्ट होंगे, तो जो जो नई पैकेट रिसीव हुआ उसका ट्रैक रखने के लिए ये ज़रूरी है कि विंडो को मेंटेन किया जाए। नाउ द रिसीवर साइड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन जीबीएन। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल को हम स्टडी करते हैं। अच्छा, अगर जीबीएन हो और उसका रिसीवर साइड हो तो क्या करेंगे, दो पैकेट आपके रिसीव हो गए, पैकेट नंबर 2 जो है वो क्या हुआ, ड्रॉप हो गया, यानी तीसरा पैकेट जो है वो ड्रॉप हो गया। पैकेट 3 जो है रिसीव्ड हो जाएगा, चौथा पैकेट रिसीव हुआ बट discarded by the receiver. Receiver will only accept a packet with sequence number 2. ठीक है, क्योंकि वो सीक्वेंस नंबर 2 को एक्सपेक्ट कर रहा है और वो नहीं आया तो जिस मर्जी नंबर का आप पैकेट भेजेंगे वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, a packet with any sequence number will be discarded. Simple implementation, there is no need to record any information regarding packets. ठीक है, सो ये बुक किस तरह से इसको ट्रीट करती है। अच्छा, रिसीवर साइड सिलेक्टिव रिपीट। ठीक है, पैकेट 01 रिसीव्ड, पैकेट 2 ड्रॉप्ड इन द नेटवर्क, नेवर रीच्ड एट द रिसीवर। ठीक है, अब जब सिलेक्टिव रिपीट की बारी आई तो पैकेट 2 नहीं रीच हुआ, तो करे वर्क किस तरह करेगा, पैकेट 3 received and it will be stored at the receiver. The receiver will maintain the information of the following packets. सो रिसीवर जब पैकेट 3 रिसीव होगा तो रिसीवर उसको स्टोर कर लेगा और पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे, पैकेट 0, 1 और 3 आपके पास पड़े हुए हैं, और मिसिंग पैकेट के अंदर वो लिख लेगा कि पैकेट नंबर 2 जो है वो मिसिंग है। The receiver will hold packet 3 in receiver socket buffer, but it will not be delivered to the application process until packet 2 is missing. ठीक है, once packet 2 is received, then in ordered packets are available to the application process. तो क्या होगा, ऑर्डरिंग की जाएगी और ऑर्डर्ड पैकेट्स जो हैं वो रिसीवर को अवेलेबल होंगे, रिसीविंग प्रोसेस को, एप्लीकेशन प्रोसेस को। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सिलेक्टिव रिपीट सिनेरियो, यहाँ पे क्या होगा, नाउ लेट अस टेक अ कंप्लीट सिनेरियो टू अंडरस्टैंड फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल को समझने के लिए पूरा एक कंप्लीट सिनेरियो देखना पड़ेगा। इन फिगर 3.26 इसको देखते हैं, ये फिगर 3.26 है। इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पे जो आपका प्रोटोकॉल काम कर रहा है वो सिलेक्टिव रिपीट है। ठीक है, पहला पैकेट 0 जो है रिसीवर को रिसीव हुआ, जब रिसीव हुआ तो रिसीवर ने क्या किया, विंडो को आगे मूव कर दिया पैकेट 0 से। ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी।
जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी तो ये वाली जो विंडो है ये आगे मूव होगी, ठीक है। सो आप देख रहे हैं उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जैक्टली उस तरह से है। ओके, मीनवाइल क्या है, पैकेट 1 भी रिसीवर को रिसीव हो गया है, ठीक है। पैकेट 1 रिसीव हुआ तो उसकी एक्नॉलेजमेंट उससे सेंड कर दी है, सो विंडो आगे मूव हो जाएगी। अच्छा, पैकेट 2 जो है वो लॉस्ट हो गया था कहीं, ठीक है, ये नहीं मिला, ठीक है, गुम हो गया। अब पैकेट 3 आप देखिए, पैकेट 3 और 4 को जब पैकेट 3 जो है रिसीव हुआ तो रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया और एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि पैकेट 2 रिसीव नहीं हुआ इसलिए विंडो को आगे मूव नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह अच्छा, फिर टाइम आउट जब होगा तो पैकेट 2 जो है वो रीड सेंट होगा, रीट्रांसमिट होगा यहाँ पर, ठीक है। जब पैकेट 2 रीट्रांसमिट हुआ फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, और जब एक्नॉलेजमेंट आएगी तो यानी जब यहाँ पे पैकेट 2 रिसीव हुआ तो ऑटोमेटिकली आप देखें कि ये पैकेट जो है 5 तक रिसीव हो चुके हैं, तो वो क्या करेगा, 2 रिसीव हुआ तो 3 4 और 5 सारे रिसीव होकर विंडो को इधर ले गया, ठीक है। इसी तरह जब यहाँ पर आप देखें सेंडर साइड पे, तो सेंडर साइड पे वो क्या करेगा, वो यहाँ से आगे मूव करेगा, ठीक है। सो ये इस तरह से वर्क करेगा। ओके, सो आपने देख लिया कि किस तरह से एक्नॉलेजमेंट यानी सेंडर साइड पे किस तरह विंडो जो है स्लाइड कर रही है और रिसीवर साइड पे किस तरह विंडो स्लाइड कर रही है। अब हम बात करते हैं टीसीपी फ्लो कंट्रोल की, ठीक है। आप इसको रीड आउट कर लें तो हम 5 मिनट के बाद इस टीसीपी फ्लो कंट्रोल को स्टडी करते हैं, ठीक है। 5 मिनट्स आप इसको स्टडी करें जो मैंने अभी बताया है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें से फौरी तौर पे मुझसे क्वेश्चन करें, ठीक है। अदरवाइज मैं सपोज करूंगा कि आपको समझ आ गई है, ठीक है। सो 5 मिनट्स हैं, एग्जैक्ट 5 मिनट्स के बाद मैं टीसीपी फ्लो कंट्रोल से आपको समझाना शुरू कर दूंगा।
ओके स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस हमने पढ़ लिया उसमें से कोई क्वेश्चन सिलेक्टिव रिपीट या कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है तो बोलें। देखिए मैं सारा रिपीट कर रहा हूँ अब ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अभी तक क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आ जाए। ओके सो स्टार्ट करते हैं आगे अपनी क्लास को, ठीक है। अच्छा, until we have studied that application processes use socket buffers in order to send and receive data towards each other. It is the responsibility of transport layer protocols such as TCP to handle these buffers. अब हम बात कर रहे हैं कि जारी बात है ये डेटा जो है स्टोर करने के लिए टीसीपी कोई ना कोई तो हुज्जत करेगा ना कोई तो काम करेगा। तो बफर्स के अंदर डेटा डेफिनेटली वो स्टोर करेगा। तो अब हम उन बफर्स की बात करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर टीसीपी ने डेटा को स्टोर करना है, ठीक है। The underlying network stack is hidden from the application and this is called service abstraction, ठीक है। अब देखें जो नेटवर्क लेयर है उसका अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी ज़रूरत नहीं है ट्रांसपोर्ट लेयर को, ठीक है। सो ये जो हिडन डेटा है इसको हम कह रहे हैं कि एक सर्विस सर्विस एब्स्ट्रैक्शन है, यानी सर्विस को ये डेटा अवेलेबल नहीं है, उसका ताल्लुक नीचे वाली लेयर से है, नेटवर्क लेयर से है। सो नेटवर्क लेयर का जो हेडर होगा या इंफॉर्मेशन होगा उसका ताल्लुक नेटवर्क लेयर से होगा, एप्लीकेशन लेयर से या ट्रांसपोर्ट लेयर से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। The application processes have an illusion that they are directly connected to each other. तो एप्लीकेशन प्रोसेसेस ये समझते हैं कि वो आपस में कनेक्टेड हैं। However, in reality, they might be thousands of miles away from each other with complex networks of links and devices in between, ठीक है। सो बात ये है कि मसलन फ़र्ज़ करें मैं जीमेल के सर्वर के साथ कनेक्टेड हूँ अपने घर से, तो ज़ाहिर बात है जीमेल का सर्वर हो सकता है यूएसए में पड़ा हुआ हो, तो वो थाउजेंड ऑफ माइल्स मेरे घर से दूर है, ठीक है। सो मैं मेरे कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो जीमेल के सर्वर के एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ कनेक्टेड है। तो ये दोनों जो क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर्स हैं ये आपस में डेटा इंटरचेंज कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि कनेक्टेड हैं, एक्चुअली ये कनेक्टेड नहीं है। इनके बीच में हज़ारों मतलब मील माइल्स हैं और कई डिवाइसेस हैं, कई चीज़ें हैं, कई लिंक्स हैं जिनके अंदर से होके डेटा जा रहा है। सो ये एक लॉजिकल टाइप का कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं और उसी की बेस पे ये सपोज करते हैं कि हम कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से है। सपोज टीसीपी रिसीव बाइट्स दैट आर करेक्ट इन साइज एंड सीक्वेंस। अगर टीसीपी के पास कोई बाइट्स आए जो कि उस करेक्ट हों, यानी ठीक है, यानी प्रॉपर बाइट्स उसको आ जाएं और यानी उसमें कोई एरर ना हो, इनकरेक्ट ना हो, कोई एरर या मिस्टेक नहीं है और सीक्वेंस के अंदर आए, तो टीसीपी क्या करेगा, इट रिप्लेसेस द डेटा इन द रिसीव बफर। तो रिसीविंग एंड पे जो कंप्यूटर है उसके पास एक रिसीव बफर है, सो वो क्या करेगा, रिसीव बफर के अंदर ये डेटा डाल देगा। The associated application process will read data from this buffer but not necessarily at the instant that data arrives. तो obviously जो एप्लीकेशन का प्रोसेस उस सॉकेट के साथ एसोसिएटेड है जो जिसके साथ ये बफर सॉकेट का बफर है, ये रिसीव बफर है। तो इस रिसीव बफर के अंदर से डेटा जब जब वो फारिग होगा प्रोसेस तो डेटा उठाएगा। ये नहीं है कि वो अगर कोई काम कर रहा है तो उसने इमीडिएटली डेटा उठाना है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सो
जब वो प्रोसेस फारिग होगा तब वो डेटा उठाएगा। तो डेटा तो बफर के अंदर काफ़ी देर रहेगा, इसका मतलब है। अगर मीनवाइल सेंडर कंप्यूटर फास्ट हुआ और उसने बहुत सारा डेटा जो है रिसीवर को भेज दिया, तो क्या होगा? रिसीवर का जो बफर है वो फुल हो जाएगा, और फुल होने के बाद वो दोबारा से शुरू से रीफिल होने लग पड़ेगा, दोबारा से उसके अंदर डेटा, यानी सर्कुलर फैशन में उसके अंदर डेटा डलना शुरू हो जाएगा। तो जो डेटा उसके अंदर पड़ा हुआ है वो ओवरराइट होना शुरू हो जाएगा। अब अगर डेटा रिसीविंग एप्लीकेशन प्रोसेस ने नहीं उठाया तो इसको बोलेंगे डेटा लॉस हो गया, और इसके लिए फिर दोबारा से जो है करना पड़ेगा डेटा सेंड एंड रिसीव। तो फिर करना क्या पड़ेगा? तो इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल ये है कि सेंडिंग कंप्यूटर और रिसीविंग कंप्यूटर वो क्या करें, वो आपस में हैंड शेकिंग करें। और मसन फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूं, फर्ज करें जो सेंडिंग कंप्यूटर है, ठीक है, उसकी स्पीड है 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है। जो रिसीविंग कंप्यूटर है उसकी स्पीड है 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो अब देखें वो 1 जी की स्पीड से अगर डेटा फेंकेगा तो रिसीविंग एंड पे वो रिसीव नहीं कर पाएगा डेटा, यानी 100 MBPS तक स्पीड तक तो वो डेटा रिसीव करेगा। जब स्पीड उससे ऊपर जाएगी ज़्यादा, जो एक्स्ट्रा डेटा होगा वो उसको रिसीव नहीं कर पाएगा, और वो बफर जो है ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरराइट होने लग पड़ेगा, और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। सो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है कि सेंडिंग और रिसीविंग कंप्यूटर क्या करेंगे, वो आपस में हैंडशेक करेंगे। हैंडशेक का मतलब ये है कि वो आपस में एक दूसरे का साथ स्पीड तय करेंगे कि मसलन अगर सेंडिंग कंप्यूटर 1 जी पे चल रहा है और रिसीविंग 100 मेगाबिट्स पर सेकंड पे चल रहा है, तो ये दोनों कंप्यूटर अपनी स्पीड जो है 100 मेगाबिट्स पर सेकंड कर लेंगे, तो कम्युनिकेशन ठीक चलेगी और विदाउट एरर इनका आपस में डेटा इंटरचेंज हो जाएगा। सो इस तरह से ये आपस में इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करके आप जो है स्पीड को मेंटेन कर लेंगे। ठीक है। सो ये था आपका सिस्टम। ठीक है। तो इसको अब थोड़ा सा इसको रीड करें और इसके बाद मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है।
ओके, स्टार्ट करते हैं। अगर बेटे कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो जल्दी से पूछें, नहीं तो आगे चलता हूँ। ठीक है कि आज बहुत हीट है, गर्मी है, तो बस जो है ना इस वजह से ब्रेक भी थोड़ी थोड़ी बीच में हम ले रहे हैं। ठीक है, ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज सेंडर इज सेंडिंग एट अ रेट r बिट पर सेकेंड। ठीक है, ये वही एग्जांपल मैंने आपको जो बताई है, ये वही एग्जांपल है कि जो सेंडर है वो अगर r बिट्स पर सेकंड की स्पीड से भेज रहा है और रिसीवर जो है r/2 बिट्स पर सेकंड यानी आधी, उससे आधी स्पीड पे काम कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? ऑफ कोर्स रिसीवर बफर विल ओवरफ्लो। इन दिस केस द पैकेट्स विल बी ड्रॉप्ड। तो ये जो ड्रॉप पैकेट्स होंगे ये वेस्ट हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। द पैकेट ड्रॉप रिजल्ट इन परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन एंड मस्ट बी अवॉइडेड ऑफ कोर्स। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि आपको रीट्रांसमिशन करना पड़ेगा सारा डेटा। ठीक है, सो ये बेसिकली ये कम्युनिकेशन हुई ही नहीं है। अगर इसको देखें तो कम्युनिकेशन के लिए क्या करना पड़ता है कि टीसीपी प्रोवाइड्स अ फ्लो कंट्रोल सर्विस टू इट्स एप्लीकेशंस टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ सेंडर ओवरफ्लोइंग द रिसीवर्स बफर। ठीक है, तो सेंडर जो है रिसीवर्स का बफर ओवरफ्लो नहीं करता। ठीक है, flow control is thus a speed matching service, matching the rate at which the sender is sending against the rate at which the receiving application is reading. ठीक है, सो ये वो एडजस्ट करता है स्पीड को, और इस चीज को हम बोलते हैं हैंड शेकिंग। ठीक है, आपकी थ्योरी के अंदर आपको याद होगा OSI मॉडल के अंदर हमने इसको हैंड शेकिंग बोला था। ठीक है, in order to ensure flow control, avoiding buffer overflow and receiver, sender should know the rate at which receiver can receive without dropping packets. Then sender should limit its sending rate to that rate at receiver. ठीक है, सो ये चीजें होंगी, ये मैं बता चुका हूँ आपको। दिस अप्रोच विल इंश्योर रिसीव बफर विल नॉट ओवरफ्लो। ठीक है, TCP provides flow control by having the sender maintain a variable called receive window. तो इसका मतलब ये है कि TCP रिसीवर को कहता है कि एक रिसीव विंडो मेंटेन करो। ठीक है, इनफॉर्मली receive window is used to give the sender an idea of how much free बफर स्पेस इज अवेलेबल एट द रिसीवर। ठीक है, सो ये किस तरह वर्क करती है, चलें ये देखते हैं। ठीक है, सो जो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन है वो इसके ऊपर है। TCP flow control scenario. Let's investigate the receive window in the context of a file transfer. Suppose एक large file transfer करनी है. Suppose that a host A is sending a large file to host B over a TCP connection. A host B allocates a receive buffer to this connection. तो और receive buffer एक उसके ऊपर देगा जिसका नाम RCV buffer होगा. From time to time the application process in host B reads from the buffer. तो इस बफर में से, ठीक है, सो साइज, बफर का साइज वो बता देगा कि रिसीव बफर के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब कुछ वेरिएबल्स वो डिफाइन करेगा ताकि इसको मैनेज कर सके। एक वो कहता है लास्ट बाइट रेड। ठीक है, जो आखिरी उसने बाइट रेड की थी, या लास्ट बाइट रिसीव। ठीक है, जो आखिरी बाइट रिसीव हुई थी, द नंबर ऑफ लास्ट बाइट इन दैट स्ट्रीम दैट हैज अराइव फ्रॉम द नेटवर्क। ठीक है, तो ये लास्ट बाइट जो रिसीव हुई है उसका नंबर, और नंबर ऑफ लास्ट बाइट इन द डेटा स्ट्रीम रेड फ्रॉम द बफर बाय द एप्लीकेशन प्रोसेस इन बी। ठीक है, सो ये चीज़ है। तो जो 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 रीड हो चुकी है वो कंज्यूम हो गई है। ठीक है, अच्छा, जो लास्ट बाइट रिसीव्ड है, इसका मतलब ये लास्ट बाइट रिसीव्ड, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। लास्ट बाइट रिसीव्ड माइनस लास्ट बाइट रेड। ठीक है, ये जो आपका सिनेरियो है, लास्ट बाइट रिसीव्ड और लास्ट बाइट रेड, ये दोनों माइनस करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा कि कितनी बाइट्स हैं जो कि रिसीव हो चुकी हैं और
रीड नहीं हुई, यानी कि उसको एप्लीकेशन प्रोसेस ने उसको यूज़ नहीं किया या कॉपी नहीं किया है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, because TCP is not permitted to overflow allocated buffer, we must have, हमें क्या करना है, RWND एक वेरिएबल हमने बनाना है। हम कहते हैं कि रिसीव बफर के अंदर बफर का साइज है कि बफर कितना, टोटल बफर कितना है। अब हम लिखते हैं लास्ट बाइट रिसीव्ड और लास्ट बाइट रेड, तो ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपके पास वो अनरेड जो डेटा है वो आ जाएगा कि कितना अनरेड बफर है, ठीक है। और अनरेड बफर को टोटल बफर साइज में से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वो डेटा जो कि जो है स्पेस है, यानी वो खाली है, ठीक है। लाइक देखें, रिसीव्ड बफर है ये टोटल, ठीक है। इसमें से आपका ये डेटा जो है ये अभी अनरेड है, तो जो रीड हो चुका है माइनस करने से, ये दोनों के माइनस करने से जो आपका डेटा आया है वो अनरेड डेटा ये वाला है, ठीक है। RWND रिसीव बफर, ये वाला बफर, ठीक है, ये वाला बफर। RWND किसके बराबर है, रिसीव बफर माइनस ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया कैसे आएगा, लास्ट बाइट रिसीव्ड माइनस लास्ट बाइट रेड। तो इधर तक जो है ना RWND है, तो ये फार्मूले से कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। सो जब ये कैलकुलेट हो जाता है तो हम इसको अब प्रोटोकॉल क्या करता है, हाउ डज द connection use the variable RWND to provide the flow control service. Host B tells host A how much space room it has in the receive buffer by placing its current value of RWND in the receive window field of each or every segment it sends to A. सो रिसीवर जब रिसीव करेगा तो RWND की वैल्यू जो है वो सेंडर की तरफ भेजेगा, ठीक है। इनिशियली जब स्टार्ट होगा तो RWND जो है वो रिसीव बफर के साइज के बराबर होगा कि ये होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिसीव बफर जो है वो भरना शुरू हो जाएगा, तो RWND की वैल्यू भी स्मॉल होना शुरू हो जाएगी। होस्ट ए इन टर्न कीप्स ट्रैक ऑफ टू वेरिएबल्स, तो होस्ट ए जब जो आपका सेंडर कंप्यूटर है वो क्या करेगा, वो लास्ट बाइट सेंड और लास्ट बाइट एक्नॉलेज, तो लास्ट बाइट सेंड माइनस लास्ट बाइट एक्नॉलेज विच हैव ऑब्वियस मीनिंग, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, RWND आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे, ठीक है। नोट दैट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स इज द अमाउंट ऑफ अनएक्नॉलेज्ड डेटा, ठीक है। सो ये अनएक्नॉलेज डेटा है, इन दोनों को माइनस करूं कि लास्ट बाइट सेंड माइनस लास्ट बाइट एक्नॉलेज, तो जो वैल्यू आएगी वो अनएक्नॉलेज डेटा है इतना। देयर इज वन माइनर टेक्निकल मिस्टेक, इस एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने की जरूरत है। होस्ट ए बी जो है रिसीव करेगा, उसका बफर फुल हो जाएगा, तो वो जब एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो उस एक्नॉलेजमेंट के अंदर RWND की वैल्यू क्या होगी, जीरो, कि जो वैकेंट स्लॉट है वो है ही नहीं। तो अब जो सेंडिंग कंप्यूटर है वो स्टॉप हो जाएगा, वो कोई वैल्यू सेंड नहीं करेगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। So host A also suppose that B has nothing to send to A. Now consider what happens as the application provides at B empties the buffer. अब जो आपका रिसीविंग कंप्यूटर है उसने बफर को एम्प्टी कर लिया, लेकिन होस्ट ए को ये कैसे पता चलेगा बफर एम्प्टी हो गया है। तो इवन इफ आपका RWND की वैल्यू जीरो हो जाए तो आपको जो TCP प्रोटोकॉल है वो कहता है कि एक वन मोर बाइट सेंड करने की इजाजत देता है अगर जीरो भी हो जाए विंडो, ठीक है। RWND विंडो जीरो हो जाए तब भी वो कहता है एक बाइट और सेंड कर सकते हैं।
जब 1 बाइट और वो सेंड करेगा तो रिसीविंग एंड पे RWND की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, सो वो आपको रिटर्न करेगा नई RWND वैल्यू और कम्युनिकेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी और फिर से सेंडिंग और रिसीविंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो उम्मीद है यहाँ तक आपको सही समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने ये सारा इसको स्टडी करना है और स्टडी करें। आपके पास 5 मिनट्स हैं रिमेनिंग, आप इसके अंदर इसको स्टडी करें और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। ठीक है, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ कि आप इसको स्टडी करने के बाद मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। और वेट करता हूँ थोड़ी देर, और फिर अगर क्वेश्चन आपके जहन में नहीं आते तो मैं खुद क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे।